हेलो फ्रेंड्स, तो फैन फिक्शन स्टोरीज के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की फैन फिक्शन है एनिमल पार्क। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि ऐसे और भी ऑसम फैन फिक्शंस आपको इस चैनल के अंदर मिल जाएंगे, तो उनको भी चेकआउट जरूर कर लेना। अभी तक जितनी भी फैन फिक्शंस आई हैं सभी की प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो उनको चेकआउट कर लेना इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलो अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि रणविजय बहुत ही ज़्यादा अपसेट होता है, क्योंकि सभी डॉक्टर्स ने ये कह दिया है कि उसके पिता कुछ ही महीनों में मरने वाले हैं, और बस इसलिए ही रणविजय सब कुछ भूल भाल कर ये कुछ अच्छे दिन अपने पापा के साथ गुजारना चाहता है। फिर दूसरी तरफ हम अजीज को देखते हैं, जो कि आबिद से बात कर रहा होता है और रणविजय के बारे में हर डिटेल का पता लगा रहा होता है। यहाँ पे आबिद को बलबीर सिंह के कैंसर वाली बात पता चलती है और वो अजीज से कहता है कि बलबीर सिंह बहुत ही जल्द मरने वाला है, बस एक बार वो मर जाए तो रणविजय खुद ही कमज़ोर हो जाएगा और फिर स्वास्तिक को हड़पना हमारे लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। बट इसके जवाब में अजीज़ कहता है, नहीं, बहुत जल्द नहीं, उसके बाप को अभी ही मरना होगा। ये साला रणवीर अपने बाप के साथ अच्छा वक्त गुजारना चाहता है ना, अब उसे पता चलेगा कि अच्छा वक्त क्या होता है। एंड दोस्तों, फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम रणविजय को देखते हैं, जो कि स्वास्तिक स्टील में होता है। यहाँ वो अपने बिजनेस पे पूरी तरह से इन्वॉल्व हो चुका था। और दूसरी तरफ हम अजीज को देखते हैं, जो कि रणविजय बनकर उसके घर जाता है। उस वक्त गार्ड्स के अलावा घर में कोई भी नहीं होता और वो गार्ड्स से कहता है कि तुम सभी लोग डॉक्टर साहब के पास जाओ, वो तुम्हें कुछ दवाइयाँ देंगे, वो दवाइयाँ लेकर घर आ जाना, पापा को उसकी ज़रूरत है। ये सब सुनकर सारे गार्ड्स हॉस्पिटल चले जाते हैं और अब अजीज़, जो कि रणविजय बनकर उसके घर आया था, उसके अलावा और बलबीर सिंह के अलावा घर में कोई भी नहीं होता। और फिर उसके बाद अजीज़ बलबीर के रूम में जाता है और बलबीर से कहता है, पापा पता है, मैं ना आपकी ऐसी हालत देख नहीं सकता और अब मैं आपको मुक्ति देना चाहता हूँ। जिस पे बलबीर कहता है कि ये तू क्या कह रहा है, जिस पे अजीज़ कहता है, पापा कब तक मुझ पर बोझ बने रहोगे, वैसे भी आपके चक्कर में मैंने कई दुश्मन बना लिए हैं, तो इसलिए अब वक्त आ गया है कि आप भगवान को प्यारे हो जाओ। अब दोस्तों, इससे पहले कि बलबीर कुछ रिएक्ट कर पाता, अजीज उसका गला पकड़ लेता है और काफी देर तक उसका गला घोटने के बाद उसे नीचे गिरा देता है। एंड फिर वो अपने पैंट के अंदर से एक चाकू निकालता है और उस चाकू से बुरी तरह से बलबीर को मार देता है। और दोस्तों, ये सीन बहुत ही ज्यादा डार्क होता है, क्योंकि वो बलबीर के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। बलबीर के शरीर के इतने ज्यादा टुकड़े हो जाते हैं कि उनको सिलाई करके भी वापस से जोड़ा नहीं जा सकता। और अब इतनी बेरहमी से उसे मारने के बाद वो वहां से निकल जाता है। अब यहाँ से हमें 3-4 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जब रणविजय घर आता है और उसे अपने पिता की लाश नजर आती है। यहाँ सभी लोग बुरी तरह से रो रहे थे, क्योंकि इतनी बेरहमी से बलबीर को मारा गया था कि वो लोग उसके शरीर के टुकड़ों को अच्छे से देख भी नहीं पा रहे थे। ये सब देखकर रणविजय पूरी तरह से टूट जाता है और पागलों की तरह चिल्लाने लग जाता है। और किसी तरह अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के बाद वो अपने भाइयों को दोबारा बुलवाता है। लेकिन दोस्तों, जब रणविजय के बाकी सारे भाई यहाँ पे आते हैं, तो वो लोग रणविजय को बताते हैं कि हमारे 2 भाई जो तृप्ति को छोड़ने के लिए गए हुए थे, वो अभी तक नहीं लौट पाए हैं और हम लोग उन दोनों से कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहे। जिस पे रणविजय समझ जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है और जरूर उन दोनों के गायब होने में और उसके पिता के मौत के पीछे तृप्ति का ही हाथ होगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि तृप्ति का एड्रेस उनको नहीं मालूम। बट फिर भी रणविजय को ये शक होता है कि जरूर वो अभी भी अबरार और उसके फैमिली के साथ मिली हुई होगी, और बस इसलिए ही वो तृप्ति को ढूंढने के लिए अबरार के घर जाता है। एंड अब जैसे ही वो अबरार के घर पहुंचता है, तो वहाँ उसे तृप्ति तो मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे तृप्ति उसे ये भी बताती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। बट रणविजय को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो तृप्ति को गन पॉइंट पे रखकर ये बोलता है कि बता किसने मारा मेरे पापा को। एंड दोस्तों, उतनी देर में वहाँ उसके पीछे से अजीज भी आ जाता है और वो बहुत सारे आदमियों के साथ आता है और उसके सारे आदमी रणविजय और उसके भाइयों को पकड़ लेते हैं। और अब पहली बार रणविजय और अजीज एक दूसरे के सामने आते हैं। रणविजय उसे देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है और फिर उसके बाद अजीज कहता है, हाँ, मैंने मारा तेरे बाप को, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तूने मारा था मेरे भाई को, और अब एक एक करके मैं तेरे पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा, तेरे बच्चों को खत्म करूंगा।
और उनके मौत का इल्जाम तुझ पे आएगा। बेचारे मरते मरते एक ही बात कहेंगे, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। बट दोस्तों तभी रणविजय किसी तरह से अपना हाथ छुड़ा लेता है और एक एक करके अजीज के सभी लोगों को गोलियों से छल्ली कर देता है और उन सभी को मारने के बाद अपने भाइयों को भी आजाद कर लेता है। बट दोस्तों यहाँ पे अजीज के पास आदमियों की कोई भी कमी नहीं थी, उसके पास एक बहुत बड़ी फौज होती है और फिर यहाँ से एक बहुत ही बड़ा एक्शन सीक्वेंस शुरू होता है, बहुत ही बड़ी फाइट शुरू होती है जहाँ पे रणविजय और उसके भाई मिलकर अजीज के बहुत सारे लोगों को मार देते हैं। लेकिन ये लोग जितने भी लोगों को मार रहे थे उससे डबल ज्यादा लोग बाद में आ जा रहे थे, जिसपे फाइनली अजीज कहता है तू कितनी भी कोशिश कर ले, तू मेरे 1000 आदमी मारेगा तो उनके पीछे से 2000 और आ जाएंगे, कितनों को मारेगा तू, इसलिए छोड़ ये सब, चल मर्दों की तरह लड़ते हैं, तू अकेला और मैं भी अकेला। जिस पे रणविजय तैयार हो जाता है और फिर उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। काफी देर तक दोनों लड़ते रहते हैं, सुबह से शाम हो जाती है, बट दोनों में से हार मानने के लिए कोई भी रेडी नहीं था। दोनों में फाइट होती ही रहती है और आखिर में अजीज उसे हरा देता है और उसे हराने के बाद अजीज रणविजय और उसके भाइयों को अगवा कर लेता है और एक बेसमेंट में बंद कर देता है और फिर उनसे कहता है ये मत सोचना कि तुम लोग जिंदा बच जाओगे, पर तुम लोगों को मारने से पहले मैं तुम्हारे पूरे खानदान को खत्म करूंगा। मरते वक्त भी बेचारे यही सोचेंगे, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। और फिर ये सब कुछ कहने के बाद वो सीधा रणविजय के घर जाता है और गीतांजलि से कहता है मेरी जान, मेरी बेगम, क्यों ना हम एक और बच्चे के बारे में सोचे, चलो ना आज कुछ तूफानी करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे गीतांजलि उसे पीछे ढकेल देती है क्योंकि वो अभी भी तृप्ति वाली बात को लेकर उससे नाराज थी। बट फिर भी अजीज जो कि नकली रणविजय बना हुआ था वो उसे किसी तरह से मना लेता है और फिर उन दोनों के बीच घपाघप शुरू होता है। अब इस घपाघप के बीच हमें पिछली मूवी के विजुअल्स भी नजर आते हैं जहां गीतांजलि रणविजय से कह रही होती है कि जिस तरह तुमने किसी और के साथ किया तो मैं भी किसी और के साथ करूंगी, जो बात आज सच साबित हो गई थी क्योंकि अननोइंगली गीतांजलि ने भी वही कर लिया था। बट दोस्तों इन दोनों के इंटरकोर्स के बाद गीतांजलि को थोड़ा बहुत अजीब लग रहा था। वो उस दूसरे रणविजय को बहुत ही ध्यान से देख रही थी लेकिन वो उससे कुछ भी नहीं कहती। फिर इसके बाद हमें अगले दिन का सीन नजर आता है जहां ये अजीज यानी कि नकली रणविजय स्वास्तिक में जाता है और वहां का काम धंधा देखकर उसे एक आइडिया आता है, आखिर मुझे इन सभी को मारने और स्वास्तिक को हड़पने की जरूरत ही क्या है, इन सभी के लिए रणविजय भी मैं हूँ और यहाँ का मालिक भी मैं, तो क्यों ना अब मैं हमेशा के लिए रणविजय की ही जगह ले लूँ, जाकर रणविजय को मार देता हूँ और हमेशा के लिए उसकी जगह ले लेता हूँ। और दोस्तों ये सब कुछ सोचने के बाद इसी काम को अंजाम देने के लिए वो अपने घर यानी कि अबरार के घर जाता है। बट जैसे ही वो वहां जाता है तो वो ये देखकर शॉक हो जाता है कि रणविजय और गीतांजलि एक साथ हैं और जैसे ही अजीज घर के अंदर कदम रखता है तो रणविजय उसके सामने ही आबिद को गोली मार देता है। अजीज ये सब कुछ देखकर पागल हो जाता है और फिर गीतांजलि से पूछता है कि आखिर तुझे ये सब कैसे पता चला, जिसपे गीतांजलि कहती है अंडरवेयर, योर अंडरवेयर। और उसके ये कहने के बाद कहानी वापस से फ्लैशबैक में जाती है जब अजीज और गीतांजलि का घपाघप खत्म हुआ था। असल में दोस्तों यहाँ पे हुआ ये था कि इंटरकोर्स के खत्म होने के बाद जब अजीज अपने कपड़े पहन रहा था तब गीतांजलि उसके अंदर दो चीजें नोटिस करती है। पहला उसके नीचे वाले बाल जो कि पूरी तरह से छिले हुए थे और दूसरा उसके अंडरवेयर्स जो कि अलग ब्रांड के थे। और फिर यहाँ से हमें एनिमल मूवी के कुछ विजुअल्स नजर आते हैं जहाँ हम देखते हैं कि किस तरह रणविजय गुस्सा हो जाता है जब उसके नीचे के बाल साफ कर दिए जाते हैं। और उसके बाद हमें वो अंडरवेयर वाला भी सीन नजर आता है जहाँ पे रणविजय कहता है कि मेरा ये अंडरवेयर है, इसको इन्होंने खराब कर दिया और मैं इसके अलावा कोई भी अंडरवेयर नहीं पहनूंगा। जो कि हम एनिमल मूवी के अंदर देखते भी हैं कि जब उसके सारे अंडरवेयर्स खराब हो गए थे तो उसने किसी दूसरी कंपनी का अंडरवेयर नहीं पहना था बल्कि बिना अंडरवेयर के ही बाहर निकल गया था। और उसकी ऐसी हरकतें बस गीतांजलि ही जानती थी और बस इसलिए जब अजीज अपने कपड़े पहन रहा था तो उसे किसी दूसरे अंडरवेयर में देखकर ही गीतांजलि को शक हो गया था कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। और बस इसलिए ही ये सब कुछ नोटिस करने के बाद गीतांजलि को शक होता है और वो रणविजय के भाइयों को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उन सभी भाइयों में से किसी का भी फोन नहीं लगता और वो समझ जाती है कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। तभी वो अपने रूम की भी छानबीन करने लग जाती है और उसे लॉकर के अंदर एक लेटर मिलता है जिसे रणविजय ने उसके लिए तब लिखा था जब वो उसे छोड़कर जाने वाली थी। और उस लेटर के अंदर रणविजय ने इस बात का मेंशन किया था कि अबरार का भाई उसका हमशक्ल बनने की तैयारी कर रहा है। और इस लेटर को पढ़ने के बाद गीतांजलि को सब कुछ समझ आ जाता है। और दोस्तों फिर यहाँ से कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है और यहाँ अजीज उससे पूछता है लेकिन तुम यहाँ पर कैसे पहुंची, जिस पे गीतांजलि हंसने लग जाती है और तभी अजीज के पीछे से तृप्ति आती है और कहती है
मैंने इसकी मदद की। तृप्ति को देखकर अजीज पूरी तरह से गुस्से में आ जाता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी रणविजय आकर उसे बचा लेता है। और अब यहाँ से रणविजय और अजीज की दोबारा से फाइट शुरू हो जाती है। काफी देर तक दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और एक दूसरे को घायल कर देते हैं। पर तभी अजीज के बाकी लोग भी वहां आ जाते हैं और अब सिनेरियो ये है कि एक तरफ रणविजय और अजीज की लड़ाई होती है और दूसरी तरफ उसके भाइयों और अजीज के लोगों के बीच यहाँ पे एक अलग ही महायुद्ध चलने लग जाता है। और इन सभी को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि कोई इंसान नहीं बल्कि जानवर आपस में लड़ रहे हो। यहाँ पे हमें एक बहुत ही ब्रूटल फाइट नजर आती है जहाँ पे रणविजय के जितने भी भाई थे वो अजीज के सभी लोगों को मारकर उनके गर्दन को उड़ा दे रहे थे। जिस ऑडिटोरियम के अंदर इन सभी की फाइट हो रही थी वो पूरी तरह से खून की नदी बन चुका था। यहाँ दूसरी तरफ रणविजय और अजीज भी एक दूसरे को मारकर घायल हो जाते हैं और आखिर में रणविजय अजीज से कहता है, देख मैंने अबरार से भी कहा था और तुझसे भी कह रहा हूँ, बंद कर दे ये सब। बट उसके जवाब में अजीज कहता है, मुझे मारेगा तो 4 लोग और आ जाएंगे, उन 4 को मारेगा तो 16 लोग और आ जाएंगे। तू जानता नहीं कि मेरा खानदान कितना बड़ा है। अभी मिला कहाँ है तू मेरे भाइयों से? और हाँ, इस तृप्ति के पेट में भी तेरा नहीं मेरा बच्चा है और वो एक ना एक दिन इसका बदला जरूर लेगा तुझसे। और इसलिए अगर मुझे मारना भी चाहता है ना तो मुझे मारने से पहले मेरे होने वाले बच्चे को मार, क्योंकि अगर उसने जन्म ले लिया तो वो तुझे छोड़ेगा नहीं। जिस पे रणविजय कहता है, और फिर ये कहने के बाद वो अजीज के गले को बुरी तरह से काट देता है और उसके गले को काटने के बाद उसके शरीर के 2 टुकड़े कर देता है। अजीज की पूरी बॉडी 2 भागों में डिवाइड हो जाती है और उसके दोनों भाग बुरी तरह से छटपटा रहे होते हैं और रणविजय का शरीर पूरी तरह से खून से लथपथ हो चुका होता है। और फिर यहाँ से ये सीन पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता है और हमें कहानी का दूसरा भाग नजर आता है जहाँ हमें रणविजय की बड़ी बहन नजर आती है जो कि अपने बेटे, अपनी छोटी बहन और अपने देवर के साथ होती है। वो इन सभी लोगों को कहती है, पता नहीं मैं तुम लोगों को कैसे बताऊं, बट सच ये है कि पापा को किसी और ने नहीं बल्कि रणविजय ने ही मारा है। और दोस्तों फिर यहाँ से हमें एक और फ्लैशबैक नजर आता है जहाँ हम देखते हैं कि जब अजीज रणविजय बनकर बलबीर को मार रहा था तो उस वक्त अचानक से रणविजय की बड़ी बहन वहां आ जाती है और वो चुपके से सारी चीजें देख लेती है। बट दोस्तों यहाँ पे उसे ये नहीं पता था कि वो रणविजय नहीं बल्कि उसका डुप्लीकेट अजीज था। उसे इस बारे में कोई भी खबर नहीं होती और उसे यही लगता है कि असल में रणविजय ने ही खुन्नस में पापा को मार दिया है। एंड दोस्तों जिस तरीके से अजीज ने बलबीर सिंह को मारा था तो उस ब्रूटैलिटी को देखकर वो इतना ज्यादा डर गई थी कि वो किसी से कुछ कह ही नहीं पाई। बट अब उसे इस बात का डर है कि जिस तरह रणविजय ने पापा को मारा उसी तरह वो हम सभी को मार देगा ताकि वो स्वास्तिक का अकेला मालिक बन सके। तो दोस्तों अब आगे हम देखते हैं कि ये सारी बातें सुनकर उसका देवर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में ही घर के बाहर निकलकर किसी को कॉल लगाता है और उससे कहता है, जो काम मेरे बड़े भाई ने अधूरा छोड़ दिया था उसे मैं पूरा करूंगा। बट यार आखिर में उसने यहाँ पर किससे बात की ये हमें नहीं बताया जाता। और दूसरी तरफ रणविजय की बड़ी बहन का जो बेटा होता है वो अपने पिता की हत्या का सच सुनकर पूरी तरह से भड़क जाता है और ये कसम खाता है कि वो रणविजय और उसके पूरे खानदान को अपने पिता से भी बदतर मौत देगा।